हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रहलाद कुमार है और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में एक हमारा बुक आता है जो भूगोल है। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले, पढ़ने वाले हैं और पूरे विस्तारित रूप से पढ़ने वाले, एक एक शब्द पढ़ने वाले, पूरे तोड़ फोड़ करके पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जानिए कि इसमें खंड क और खंड क होता है। ठीक है, खंड क और खंड क होता है। तो ये खंड क सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। और इसमें जो इसमें जो एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, संसाधन एवं उपयोग। समझिएगा कि इसका लॉजिक क्या है, आखिर ये नाम पढ़ा तो क्यों ये नाम पढ़ा, और इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे संसाधन क्या होता है और उपयोग इसको कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में जो हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे और पूरे बिल्कुल विस्तारित रूप से समझिएगा चीज़ों को। यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले एक चीज़ आप जानिए कि यहाँ पे नाम है हमारा चैप्टर में जो संसाधन। तो सबसे पहले आप जानिएगा कि संसाधन होता क्या है। ठीक है, तो संसाधन लिख करके यहाँ पे हम डैश डालें और इस पर जो है हम लोग बात करिए। तो चलिए, इस संसाधन होता क्या है। तो देखिए, संसाधन होता क्या है, तो इसका कहने का मतलब है कि वे सारी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे क्या बोलते हैं, संसाधन। समझिएगा, वे सारी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उससे क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। ठीक है, या वैसा संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करती है उसे संसाधन कहते हैं, या मानवीय जीवन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। आपको मैंने दो डिफिनीशन बताया, इसमें से कोई आप एक याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक आप लिख सकते हैं यदि आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझिएगा कि इसके एग्जाम्पल में जैसे हम लोग चले, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जल, खनिज, वन एवं वन्य प्राणी, यहाँ पे वन्य प्राणी हो जाएगा और मनुष्य भी हो जाएगा। और एक चीज़ हम समझेंगे कि ये कैसे जो है संसाधन है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए इत्यादि, और भी बहुत सारा हो जाएगा संसाधन। तो देखिए, ये खनिज, जल कैसे संसाधन है। तो जल, एक चीज़ आप देखिए, जो भी वस्तु है, यानी हम आपसे क्या बोले कि संसाधन उसे बोलते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जल हमारी ये आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमें प्यास लगता है तो हम जल को क्या करते हैं, पीते हैं। खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, नहाने में, बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसमें हम जल का उपयोग करते हैं। तो ये क्या है, हमारी आवश्यकताओं का क्या कर रहा है, पूर्ति कर रहा है। खनिज भी इस प्रकार से क्या कर रहा है, यानी खनिज सोना, चांदी, लोहा, जो भी चीज़ है इससे बनाया जाता है। तो ये भी क्या कर रहा है, हमारे लिए उपयोगी है और इसे हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, संसाधन हुआ। वन भी हमारे लिए क्या है, संसाधन है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, लकड़ी से, यानी खाना बनाने में इसका उपयोग करते हैं। यानी कि वन्य भी हो गया और वन्य प्राणी भी इसमें आएंगे। ठीक है, और मनुष्य भी आएंगे, क्योंकि देखिए मनुष्य जो होता है, मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है। जैसे कि मनुष्य जो है कहीं जा कर के सेवा दे रहा है, या फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपके उपयोग में आ रहे हैं। तो ये क्या है, हम क्या हुए, संसाधन हुए। आप YouTube के जरिए पढ़ रहे हैं तो ये क्या हुआ, एक संसाधन हुआ। समझ में, बुक से आप पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए क्या हुआ, संसाधन हुआ। तो एक चीज़ आप याद रखें, जो भी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं, देखिए ये मार्कर है, इसका हम उपयोग कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हुआ, संसाधन हुआ। जो चीज़, यानी जो भी वस्तु का हम उपयोग करेंगे वो क्या हुआ, संसाधन। यदि उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ये संसाधन नहीं हुआ। देखिए ये बोर्ड है, हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, संसाधन हुआ। कल हम यहाँ पर डिजिटल बोर्ड ला करके रख दें और इसको हटा करके उधर रख दें, तो यानी कि इसका हम ना पढ़ाएं ना कुछ करें, तो ये क्या हुआ, हमारे लिए संसाधन नहीं होगा। जब तक कि हम इसका उपयोग ना करें इस बोर्ड का, तब तक ये संसाधन नहीं होगा। बोलिए, चीज़ें क्लियर है। यदि यहाँ से क्लियर हो जा रहा है तो आप चैट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यदि देखिए कोई भी किसी भी शब्द में या फिर किसी भी डिफिनीशन में कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस पर क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा और मैं आपका जो है डाउट सॉल्व करूंगा। ओके, तो देखिए संसाधन जो होता है, दो तरह के संसाधन होता है। ठीक है, संसाधन जो होता है दो तरह के होता है, एक भौतिक संसाधन होता है और एक होता है जैविक संसाधन। जैव संसाधन बोलिए या जैविक संसाधन बोलिए, यहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा जैव संसाधन। ठीक है, तो देखिए भौतिक संसाधन में कौन कौन आ जाएगा। भौतिक संसाधन में देखिए जल आ जाएगा, जल, मृदा, खनिज,
खनिज, ये क्या हुआ, ये हुआ जो है भौतिक संसाधन में आ जाएंगे। और जैव संसाधन में क्या आएगा, जैव संसाधन में ये जो संसाधन है इसको दो मीन कहने का मतलब है कि दो तरह के संसाधन होते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है जैविक। तो जैविक में क्या आ जाएगा, मनुष्य, ठीक, मनुष्य होगा, वन होगा, वन बोले तो वनस्पति बोलिए या फिर वन बोलिए, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएंगे, वन्य प्राणी, वन्य प्राणी। समझिएगा एक एक चीज, एक एक करके इसको हम लोग क्या करेंगे समझते हैं। तो देखिए भौतिक संसाधन में क्या हुआ, जल हुआ। तो समझिएगा यदि हम आपको मिट्टी दे दें, समझ यहाँ पे समझिएगा, मिट्टी आपको दे देनी, मृदा इकट्ठा आपको खेत दे और बोले कि आप क्या कीजिए, उससे अन्न पैदा कीजिए, अनाज उगाइए, और यदि हम आपको कोई तकनीक न दें, ठीक है। यहाँ पर आगे समझते हैं इस चीज़ों को, यहाँ पे बस समझ लेते हैं कि इसके भौतिक संसाधन में ये आ जाएगा और जैविक संसाधन यानी जीव जंतु इसमें आ जाएंगे, भौतिक जैव संसाधन, ठीक है। हम आपको हालांकि उसी बात पे आ रहे हैं, कहाँ पर, मिट्टी पर, ठीक है। इकट्ठा खेत अभी आपको बोले तो कहने का मतलब एक बेसिक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद से इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इतना आप याद कर लीजिए, क्या भौतिक संसाधन ये आ जाएगा और जैविक संसाधन है जीव जंतु, यानी कि कहने का मतलब कि जो जीव जंतु होंगे इसमें आ जाएंगे, किसमें, जैविक संसाधन में, और जो भौतिक संसाधन होगा इसमें आ जाएगा। और इन दोनों को मिला करके, जो भौतिक संसाधन जैव संसाधन को मिला करके हम बोलते हैं संसाधन। बोलिए क्लियर, भौतिक संसाधन को और जैव संसाधन को एक में मिला देंगे तो ये क्या होगा, संसाधन होगा। समझ में आया, चलिए ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए एक मनोवैज्ञानिक है, वो क्या बताए थे, देखिएगा उनका नाम है जिमरमैन। ये हालांकि ऑब्जेक्टिव में जो है 1 नंबर में पूछा जाता है, तो समझिएगा चीज़ों को। उनका नाम है जिमरमैन, जिमरमैन। इन्होंने ये बताया था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो देखिए इनका जो है बात किस प्रकार से, ये इनका जो कथन है किस प्रकार से पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, समझिएगा। पूछेगा ये क्या करेगा, पूछेगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किन का कथन है, तो जिमरमैन का कथन है, ठीक है। या किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं या बनते हैं, तो जिमरमैन ने बोला था। चलिए इनका कथन को जो है किस प्रकार से सत्य है, इसको हम साबित करने के प्रयास आपके सामने कर रहे हैं, यानी आपसे साबित इसका कर रहे हैं कि इनका जो कथन है किस प्रकार से सत्य है। या हम आपको दे दें जल, एक जल संसाधन हुआ, खनिज भी संसाधन है, और क्या बोले, मृदा। अभी आपको बताए थे ना इकट्ठा खेत दे दें, उस पर हम बात करेंगे, ये वाला यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे और भी संसाधन है, आप बस 3 ही रहने देते हैं, समझाने के लिए काफ़ी है 3, और बता देंगे आपको लॉजिक के अनुसार, आप बहुत सारे संसाधन को आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो जिमरमैन बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। जल ये क्या है, भूमि के अंदर, भूमि के गर्भ में क्या है, जल है, जल क्या है वहाँ पे, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। हालांकि हम उसको संसाधन के रूप में देख रहे हैं कि वो संसाधन है, लेकिन वो संसाधन है नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने अब पहले ही आपको बताया था क्या संसाधन में, कि संसाधन जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी आए या फिर हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करे, वो क्या होगा, संसाधन होगा। तो ये क्या है, जल क्या है, धरती के अंदर है, पृथ्वी के अंदर जल है, ले और क्या हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, संसाधन नहीं होगा संसाधन। तो देखिए इसको संसाधन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई तकनीक लाएंगे। तो तकनीक में क्या लाएंगे, तो हैंडपंप लाएंगे, हैंडपंप, कॉल भी ला देंगे, मतलब जो भी चीज़ है पानी निकालने के लिए, अंदर से जल को निकालने के लिए। तो क्या हुआ, हमारे लिए तकनीक हुआ, जो हैंडपंप हुआ तकनीक हुआ। तो हैंडपंप के माध्यम से हम क्या किए, इसको संसाधन बनाए, इसका उपयोग किए, तो क्या हुआ, संसाधन हुआ, ठीक है। और ये बताए, ये देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है ना कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो संसाधन तो इसके रूप में हम देख रहे हैं कि अंदर रखा हुआ है, आई मीन पहले से है, और इसका हम उपयोग जब तक नहीं करेंगे हमारे संसाधन नहीं होगा। तो होते नहीं बनते हैं, इसको हम बनाए कैसे, तो तकनीक के जरिए, तब क्या हुआ, संसाधन हुआ। इस प्रकार से खनिज क्या करें, हिमालय क्षेत्र में चलिए खनिज है, भूपट्टी के अंदर क्या है, खनिज है, और उसका क्या करें, हम उपयोग करेंगे, उसको क्या करेंगे, तकनीक के माध्यम से हम उसको निकालेंगे, जेसीबी, कुदाल, जो भी चीज़ें हम उससे क्या करेंगे, खनिज को निकालेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो हमारे लिए संसाधन हो जाएगा। तो ये तो देख रहे हैं कि क्या संसाधन होते नहीं बनते हैं। हम आपसे बताएं कि ये संसाधन हुआ, मार्कर क्या है, संसाधन हुआ, तो इसको भी तो बनाया गया है, तभी तो ये क्या हुआ, संसाधन हुआ। हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं, इससे इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये संसाधन है,
ठीक है, तो इसको भी बनाया गया है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और देखिए मिट्टी की बात करें तो हम आपको क्या बोले कि 1 कट्ठा मिट्टी दे दे, अच्छा ठीक है, वहाँ पर फसल उगाई जा सके, पूरा अच्छा किस्म के आपको क्या करें मिट्टी दे दे, यानी खेत दे दे, और बोले कि आप उसका बुआई कीजिए, वहाँ से क्या कीजिए अन्न उपजाइए। तो और आपको हम कोई तकनीक ना दे, कोई तकनीक ना दे, तो क्या इसका आप उससे क्या कीजिएगा, अन्न पैदा कर पाइएगा, अनाज उगा पाइएगा, क्या उसमें फसल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। समझिएगा कैसे, तो इसको जो है संसाधन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तकनीक चाहिए। और तकनीक क्या चाहिए, तो कुदाल चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, बीज चाहिए, खादल चाहिए, खाद वगैरह चाहिए। तो ये क्या हुआ, तकनीक ही तो है भैया, ये तकनीक ही है। तो इसको क्या हम इसको उपजाऊ बनाने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए हमको क्या चाहिए, तकनीक चाहिए। तो उसको ट्रैक्टर देंगे तो आप उसका जुताई कीजिएगा, फिर उसमें बीज डालिएगा, जल डालिएगा, खाद डालिएगा, तब तो आपको क्या मिलेगा, फसल मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हम उसमें लगाए वो क्या हुआ, तकनीक ही तो है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि भौतिक और जैविक संसाधन का उपयोग करने के लिए तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। भौतिक जैविक संसाधन, तो भौतिक संसाधन में क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आएगा ये, और जैविक संसाधन में मनुष्य, पेड़ पौधे। तो इनको उपयोगी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। तो अभी आपको बताया यहीं पे ये भौतिक संसाधन हो गया, और वो मनुष्य वाला जो चीज़ें हमने बताए थे जैव संसाधन में, तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, आवश्यकता ही आविष्कार का जननी होता है। कैसे, तो चीज़ देखिए आई मीन पहले आदि मानव थे, तो आदि मानव के पास क्या था, बुद्धि नहीं था, और उन लोगों के पास संसाधन तो बहुत सारा था। बताइए क्या धरती के अंदर जल नहीं था, खनिज नहीं था, क्या था भैया, लेकिन उन लोगों के पास क्या था, तकनीक ही नहीं था। उन लोग क्या करते थे, फसल उगाने के लिए उन लोगों के पास कोई तकनीक नहीं था, नहीं ट्रैक्टर था, नहीं जल था, जल निकालने के लिए तो कोई तकनीक ही नहीं था। तो क्या करते, नदी नाले का पानी वो पिया करते थे। ठीक है, हमारे तरह वो क्या करते थे, पानी नहीं पी रहे। आजकल देखिए क्या हो रहा है, फिल्टर का पानी, RO, बहुत सारी मशीनें आ चुकी है। तो वहाँ पर देखिए क्या बात है कि उन लोगों के पास ज्ञान तो नहीं था, और ज्ञान नहीं रहेगा तो तकनीक नहीं होगा, तकनीक का विकास नहीं होगा। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो रहा है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार के जननी होते हैं। उसके बाद से क्या हुआ, धीरे धीरे मानव डेवलप हुआ, उसके पास बुद्धि आया तो सोचा कि हमारे पास भी ऐसा तकनीक होना चाहिए। कैसा, तो जल निकालने के हैंडपम्प होना चाहिए, खनिज निकालने के लिए भूपट्टी के गर्भ से खनिज निकालने के लिए कुदाल चाहिए, JCB चाहिए कि नहीं चाहिए। मिट्टी से जो है अन्न यानी फसल उगाने के लिए क्या चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, जल चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का इन्होंने क्या किया, आविष्कार किया। बताइए इतना चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं। तो आपको पता यहाँ से हो रहा है ना कि, और ये कब हुआ, तो हमें आवश्यकता पड़ा तभी इसका आविष्कार हुआ, आवश्यकता पड़ा तभी आविष्कार हुआ। हमें नहीं लगता कि इस चीज़ का आवश्यकता हमें है तो इसका आविष्कार कभी भी नहीं होता। आप बताइएगा प्राचीन काल में क्या हो रहा था, कंडा से बोर करके लिख रहे थे स्याही से। तो क्या हुआ, इन लोग को जब डेवलप हुआ, बुद्धि डेवलप हुआ मानव को, तो उन लोग क्या सोचा कि हमें पेन का आविष्कार करना चाहिए, पेन का आविष्कार करना चाहिए। तो वहाँ से क्या हुआ, जब पेन का आविष्कार हुआ तो वहाँ से क्या हुआ कि इसको हटा दिया गया। किसको, तो कंडा से लिखने की जो प्रक्रिया थी, स्याही बोर करके उसको, इस प्रक्रिया को हटा दिया गया, और डायरेक्ट क्या लिया दिया, पेन लिया दिया गया। सटासट लिखे, यहाँ से ऐसे करके लिखने वाला काम फिनिश कंप्लीट करिए, यानी कि उसको हटा दिया गया। तो बताइए इतना चीज़ें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि मानव ही स्वयं संसाधन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि मानव स्वयं संसाधन है कैसे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। यदि आपको पता होगा तो चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर बताइएगा यदि आपको पता होगा तो। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप हमसे जान लीजिए। ठीक है, यदि जुड़े हैं ज्ञान वर्षा से तो आपको कुछ लाभ तो होना चाहिए। ठीक है, जुड़े हैं तो आपको लाभ तो होना चाहिए। तो चलिए लाभ ले लेते हैं, यानी आप ले लीजिए हमसे। ठीक है, तो देखिए क्या ये बात कर रहे थे, मनुष्य संसाधन है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई टीचर को आप देखते हैं किसी विद्यालय में जाकर के वो सेवा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो सेवा ही ना है। तो क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनको आय मिल रहा है, और आय से अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं, यानी मजबूत बना रहे हैं। तो बताइए वो भी तो जाकर के सेवा दे रहे हैं, क्या वो सेवा देते, नहीं देते तो उनको आय मिलता, नहीं मिलता। तो और उनका जो है आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाता, नहीं हो पाता।
नहीं हो पाता, ठीक है। और डॉक्टर है, डॉक्टर को भी देखिए वो सेवा जाकर के दे रहे हैं हॉस्पिटल में, तो उसको भी क्या वो सेवा दे रहे हैं ना, वो भी उपयोग आ रहे हैं, ठीक है। हमें आपसे क्या बताया था, जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, तो यानी क्या डॉक्टर भी है जो किसी की बीमारी को ठीक कर रहे हैं, तो किसी के उपयोग में तो आ रहे हैं ना, तो संसाधन हुए, ठीक है। शिक्षक किसी को पढ़ा रहे हैं तो उसके उपयोग में आ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको उपयोग में आ रहे हैं, तो हम संसाधन है, ठीक है। कंप्लीट। प्रोफेसर भी है, कॉलेज में जाकर के पढ़ा रहे हैं, वो भी संसाधन है, सेवा दे रहे हैं, तो सेवा एक प्रकार का संसाधन है। कैसे, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन होता है, सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि सेवा भी एक प्रकार का संसाधन है, कैसे, मनुष्य एक प्रकार का संसाधन है, कैसे ये चीज़, या सेवा भी एक प्रकार का संसाधन है, कैसे। तो मनुष्य जो है जाकर के किसी के यहाँ सेवा देता है, डॉक्टर डॉक्टर जो हॉस्पिटल में सेवा देता है, शिक्षक विद्यालय में जाकर के, प्रोफेसर कॉलेज में जाकर के, ऐसे क्या होता है सेवा दे रहे हैं। तो सेवा भी एक प्रकार का संसाधन, कि हम आपको सेवा दे रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, तो ये सेवा है ना, जो संसाधन हुआ। और हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम मनुष्य हैं, तो ये हम क्या हुआ, हम संसाधन हुए। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए बोलिए, ये क्लियर हुआ या नहीं, चैट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि हम चेक करेंगे, उसके बाद से जो भी आपको डाउट होगा अगले वीडियो में आपको डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। इनके पास, किनके पास, तो मनुष्य के पास, ठीक है, ज्ञान होता है जिसके सहारे वह किसी वस्तु को उपयोगी बना सकते हैं। यदि देखिए ज्ञान नहीं होता तो क्या ये मार्कर क्या कहाँ उपयोग करना है हम क्या करते, बता पाते, यानी इसका पता लगा पाते कि मार्कर का कहाँ उपयोग करना है। सपोज कीजिए आप छोटे होंगे तो आपको क्या किया जाएगा, पैसा दिया जा रहा होगा, ठीक है। पैसा आप मांगते होंगे पापा से या मम्मी से कि पैसा दीजिए, तो उसका तो आपको पता नहीं है कि ये पैसा है तो ये संसाधन है, और संसाधन हुआ, पैसा है तो संसाधन हुआ, क्योंकि हमारे उपयोग में वो आ रहा है, तो पैसा हुआ तो संसाधन हुआ। ये तो आपको पता नहीं इसका कहाँ खर्च करना है, ले गए कहीं फेंक दिए, ये तो आपको पता नहीं है। तो ज्ञान जब तक आपको नहीं होता कि पैसा का जो है हमें यहाँ पर यूज करना है, क्या ज्ञान से ही तो आपको पता चलता कि हमें पैसा का यहाँ पर उपयोग करना है, तो आप करते, नहीं तो लेकर कर कहीं भी फेंक देते ना। तो वैसा ही यहाँ पर भी है, आपके पास ज्ञान होता तो उसको नहीं फेंकते। यहाँ पर चीज़ें वही सेम है कि आपके पास, यानी कि मनुष्य के पास, इनके पास ज्ञान होता है, ठीक है, जिसके सहारे किसी वस्तु को संसाधन बना सकते, उपयोगी बना सकते या संसाधन बना सकते, ओके। चलिए देखो, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो है कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। आर्थिक सामाजिक के मतलब समझिएगा, मेरुदंड का, मेरुदंड बोले तो रीढ़ की हड्डी। तो देखिए सामाजिक, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक जो संसाधन है, मान के चलिए कि क्या है, कोई व्यक्ति जो है दुकान खोल करके बैठा है, तो उसके पास पुस्तकों का जो भी चीज़ें हैं, खाने वाला वस्तु हो गया, फिर शिक्षा वाला वस्तु हो गया, तो उसको वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो उससे उसका क्या चल रहा है, आर्थिक स्थिति चल रहा है, और आर्थिक स्थिति चलेगा तो उसका सामाजिक स्थिति भी बेहतर रहेगा, और वो बेहतर रहेगा तो जो वही उसका रीढ़ की हड्डी है, वही उसका क्या है, रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है। समझ में आया? ये इतना सब बातें जो है आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, और एक चीज़ आप देखिए कि जिस राष्ट्र के पास संसाधन नहीं होता है, यानी संसाधन से विपन्न होता है, वो राष्ट्र क्या होता है, पिछड़ा होता है। जैसे हमारे बिहार को ले लीजिए, क्या है, बिहार पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, बताइए, आता है ना। ये चीज़ हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना जानिए कि बिहार जो है पिछड़ा राज्य है, इनके पास क्या है, संसाधन नहीं है। समझ में, संसाधन नहीं है। तो जिस राष्ट्र के पास है, जिस देश के पास जो है संसाधन नहीं होता है, वो संसाधन के मामले में विपन्न होता है, और जिस देश के पास संसाधन होता है वो संसाधन के मामले में संपन्न होता है। जो संसाधन होगा उसके संसाधन में संपन्न होगा, जो संसाधन नहीं होगा उसके मामले में क्या होगा, वो विपन्न होगा। तो चलिए, इतना बस बात था, इसको बताइए आप याद हो गया या नहीं, कंप्लीट हो गया नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, संसाधन देखें। तो संसाधन क्या होता है,
हमारे उपयोग में आता है वो संसाधन होता है। संसाधन को दो तरह का संसाधन होता है, एक जैविक और एक भौतिक। भौतिक में क्या था हम लोग आपको बता दिए। फिर जिमरमैन क्या बोले थे, ये इन्होंने बताया था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। कैसे, मैंने आपको इसके माध्यम से जो है आपको बता दिया, ठीक है। और दोबारा हम लोग उसके बाद क्या देखें, मनुष्य संसाधन है कैसे, ये भी चीज़ें आपको कंप्लीट हो गया। सेवा भी एक प्रकार संसाधन है कैसे, ये भी आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जिस मामले में जो है राष्ट्र या देश संसाधन उसके पास होता है उसे संपन्न बोलते हैं, जिसके पास नहीं होता है वो विपन्न होता है। बोलिए इतना सारा क्लियर हो गया या नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट कीजिएगा तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, याद कर लीजिएगा तो आपको समझ में भी आता रहेगा, ठीक है। और यदि देख रहे हैं तो थोड़ा सा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, समझ आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा टॉपिक जो होता है संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। यानी संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। संसाधनों का वर्गीकरण समझ में आया। यानी संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया। तो एक नंबर में हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर अब कौन कौन, इसको देखिएगा। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, एक होता है उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक एक करके जानते चलते हैं। तो देखिए एक नंबर में होता है जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है, तो जो वस्तु जैव मंडल से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन बोलते हैं। तो ऐसा संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होता है उन्हें क्या बोलते हैं, जैव संसाधन बोलते हैं। समझ में आया। तो देखिए या बोलिएगा कि सजीवों से प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। सजीवों से प्राप्त होने वाली वस्तु को क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। या आप बोल सकते हैं कि वैसा संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। इसमें क्या आ जाएगा, मनुष्य, समझिएगा, मनुष्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मत्स्य, वनस्पति, मत्स्य इत्यादि। इसको देखते हैं। ये देखिए सजीवों में यानी जैव संसाधन में आएगा। तो देखिए ये मनुष्य हो जाएगा, ये जैव संसाधन में आएगा। वनस्पति ये भी सजीव है। मत्स्य यानी कि जीवों के शरीर से क्या होता है, ये प्राप्त होता है, तो ये क्या होगा, जैव संसाधन होगा। बोलिए ये सारी चीज़ें क्लियर हुआ या नहीं, ये बात थोड़ा सा है क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया। इसमें जितने जीव जंतु इसमें आ जाएंगे, किसमें, तो जैव संसाधन में। तो वैसा संसाधन जिस जीव मंडल से प्राप्त होता है उससे क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। और दूसरा आता है, देखिएगा दूसरा होता है क्या, अजैव संसाधन। ठीक है, अजैव संसाधन। तो देखिएगा निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन बोलते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन बोलते हैं। तो समझिएगा निर्जीव वस्तु कौन हो जाएगा, खनिज हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया इत्यादि। और भी यहाँ पे ले लीजिएगा पेन, बुक, जो भी निर्जीव चीज़ है जिसमें जान नहीं है बोल सकते हैं, वो क्या होता है, अजैव संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे कि खनिज में क्या है, जान है, वो सांस लेता है, नहीं लेता है। जल भी है, मृदा भी है, तो ये क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन हो जाएगा। तो वैसा निर्जीव वस्तुओं के समूह को, तो निर्जीव वस्तु जिसमें जान नहीं है भैया उसको क्या बोलिए, अजैव संसाधन बोलिए। जिसमें जान है वो उसको जैव संसाधन बोलिए। थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक है। यानी उत्पत्ति के आधार पर, देखिएगा कहने का मतलब कि संसाधन पहले बनाया गया तो किस आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर। उत्पादन इसका हुआ तो उसके किसके आधार पर होते, उस पर यानी कि इसके आधार पर उत्पादन किया उसके आधार पर। ये दो तरह के होता है। वैसे संसाधन यदि बना दिए तो उसका उपयोग भी करेंगे, तो उसमें क्या आया, उपयोगिता के आधार पे। ठीक है, संसाधन तो हो गया, उत्पादन किया गया, इसके आधार पर यह है। अब उसका उपयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि यदि संसाधन बनाया गया है तो उसको उपयोग करना भी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप यह कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछा जा सकता है कि जैव संसाधन कौन है, तो जैव संसाधन में से कोई एक दे देगा ऑप्शन में,
या क्या देगा, अजैव संसाधन में से कोई एक दे देगा। तो चलिए उसके बाद क्या आता है, उपयोगिता। उपयोगिता के आधार पे, ठीक है, उपयोगिता के आधार पे 1 नंबर में लिखिएगा। 1 नंबर में होता है नवीकरणीय संसाधन। नाम तो सुने ही होंगे, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। दूसरा होता है, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय का पहले समझिएगा। नवीकरणीय यानी वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। समझिएगा, यानी जल हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो जल हो जाएगा। जल के साथ साथ क्या होगा, जल इसका उपयोग कर सकते हैं दोबारा एक बार उपयोग करने के बाद। उसके बाद से होता है सौर ऊर्जा। उसके बाद से होता है पवन ऊर्जा इत्यादि। और अब आपके देखने में समझिएगा, उसके बाद से आपके देखने में जो भी जिस चीज़ को हमने यानी जिस वस्तु को एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते, उसे क्या बोलते हैं, जैव संसाधन, यानी नवीकरणीय संसाधन। तो वैसा वस्तु या वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करे फिर दोबारा उपयोग करे, तो जल को लीजिए। तो जल को देखिए, आज हम लोग क्या किए, उपयोग किए ना, तो जल क्या हुआ, यानी वो तो जल बर्बाद हो गया, बर्बाद हुआ। फिर धूप निकला, तो धूप निकला, जल पे पड़ा, जल क्या हुआ, गर्म हुआ, फिर वाष्प बन करके क्या हुआ, ऊपर चला गया, बादल का निर्माण लिया। और मौसम जैसे बनेगा वो फिर धरती पे आएगा, ठीक है। फिर वो क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, कुछ भाग जल के धरती के अंदर चला जाएगा, कुछ वाष्प बन के ऊपर चला जाएगा। फिर बारिश होगा, फिर नीचे आएगा, फिर कुछ भाग जो है वाष्प बन के ऊपर जाएगा और कुछ भाग जो है धरती के नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से जल चक्रण होते रहेगा। तो ये क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, उसका बार बार रिसाइकल करते रहेंगे, नहीं बार बार उसका उपयोग करते रहेंगे। और सौर ऊर्जा की बात करें तो सूर्य प्रकाश का उपयोग जो हम आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों करेंगे, यानी कभी ये समाप्त होने वाला नहीं है। पवन ऊर्जा की बात करें यानी हवा का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। कैसे, तो पर्यावरण में आप पौधा लगाइए तभी इसका जो है उपयोग आप कर पाएंगे दोबारा। आज भी देखिए यहाँ पे जो है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत यदि समझा जाए तो पवन ऊर्जा जो है इसका आज भी उपयोग करेंगे, फिर कल भी करेंगे, आने वाले पीढ़ी भी इसका उपयोग करेगा, ठीक है। ये तो आने वाला पीढ़ी भी करेगा यहाँ पर देखा जाए, लेकिन कब करेगा, जब पर्यावरण में पौधे रहेंगे तब तो करेगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए इसके अंतर्गत तो पवन ऊर्जा का उपयोग हम आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों तरसों हमेशा करेंगे। लेकिन क्या होगा, आने वाली पीढ़ी इसका जो है लाभ नहीं ले पाएगा। कब, तो हम लोग पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे तब। इसलिए आप लोग भी पेड़ पौधा लगाइएगा, ठीक है। पेड़ पौधा जरूर लगाइएगा पर्यावरण में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। तो बताइए ये सारी चीज़ें क्लियर हुआ या नहीं। चलिए, जो वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है उसे जैव यानी नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। और अनवीकरणीय पर चलते हैं, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। यहाँ पे अनवीकरणीय, ठीक है। वैसा संसाधन देखिए यहाँ पे नवीकरणीय और सिर्फ यहाँ पे अ जोड़ दिया गया है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करने के बाद उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अ जोड़ दिए तो इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। समझिएगा कैसे, इसमें क्या होगा, कोयला हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। और कोयला के साथ साथ क्या होगा समझिएगा, कोयला हो जाएगा, उसके बाद से होगा खनिज बताइए। इसके बाद बताइए कोई चीज़ें जो क्या हो, अनवीकरणीय संसाधन हो, जीवाश्म ईंधन। अब आपको बता रहे हैं कि कैसे इसका एक बार उपयोग करेंगे तो इसका दोबारा हम उपयोग नहीं कर सकते, इस चीज़ को भी बताएंगे, जीवाश्म ईंधन। अरे भैया आपको तोड़ करके बताएंगे एक एक चीज़। लेकिन आपको क्या कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, समस्या हो, नुकसान, प्रॉब्लम, गजन जो भी हो, आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए नवीकरणीय में तो आप समझे कि वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करे दोबारा उपयोग करें, नवीकरणीय होगा। और वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते वो क्या होगा, अनवीकरणीय होगा। समझिएगा, जैसे कोयले की बात करें तो हम आज उपयोग कर लिए, कल उसका उपयोग नहीं करेंगे। जो कोयला आज उपयोग किए उसका हम कल उपयोग नहीं करेंगे, आने वाला समय में वो ख़त्म होता चलाएगा। आपकी हालांकि ख़त्म भी हो रहा है, ठीक है। और उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंबे समय तक इंतजार करने में, हज़ारों करोड़ों वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। आप सुने होइएगा
आप सुने होइएगा कि बहुत पहले क्या था, पृथ्वी से एक एस्टेरॉइड टकराया था और टकराने के बाद जो है पृथ्वी जो है तहस नहस हो गया था और इस पे जो जीव जंतु पेड़ पौधे जो थे पृथ्वी के गर्भ में क्या हुए थे, दब गए थे। तो जो पेड़ पौधे थे ना, पेड़ पौधे वो क्या बन रहे, कोयला के निर्माण लिए, खनिज हुए और जीवाश्म ईंधन जो हुआ जो शरीरों से बना, यानी पेड़ पौधे मनुष्य जो भी चीज़ें थे जो इनसे ही ये क्या हुआ, बना। तो इसको बनने के लिए क्या एक लंबे अवधि का इंतजार हमें करना पड़ेगा, क्या आप रह पाइएगा उसका उपयोग करने के लिए। लेकिन इसका तो आप रोज उपयोग कर रहे हैं, जल का आज उपयोग कर रहे हैं, वाष्प बन के ऊपर जा रहा है, कल बारिश होगा नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, वो तो जल एक नीचे चला जाएगा। अभी आपको बताया कुछ जो जल होगा वाष्प बन के ऊपर जाएगा, कुछ नीचे जाएगा, फिर बारिश होगा ऊपर से नीचे जाएगा, फिर कुछ भाग धरती के अंदर चला जाएगा। ऐसे क्या होगा, इसका तो कल भी आप उपयोग कर, लेकिन इसका उपयोग आप नहीं कर पाइएगा। इसको उपयोग करने के लिए लंबी अवधि का आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आप टपक जाइएगा, रहिएगा ही नहीं उसका उपयोग करने के लिए, ठीक है। और खनिज का बात करें तो खनिज का भी सेम प्रोसेस है। जीवाश्म ईंधन का बात करें तो ये भी वही है, करोड़ों वर्ष इंतजार करना पड़ेगा, पता नहीं करोड़ों वर्ष हम लोग रहेंगे या नहीं। आज इसका उपयोग कर रहे हैं, इसका उपयोग कल हम नहीं करेंगे। हो सकता है आने वाले जो हमारी पीढ़ी हो उसको ये चीज़ देखने को भी न मिले, उससे पढ़ाया जाएगा जीवाश्म ईंधन। तो पूछेगा जीवाश्म ईंधन क्या होता है। अब कोई लड़का को पढ़ाते हैं क्लास में तो बोलता है कि जीवाश्म ईंधन खनिज क्या होता है, उसको बताना पड़ता है खनिज क्या होता है, उसको खनिज दिखाना पड़ता है क्या हुआ, क्योंकि वो नहीं देखा है। हमारे पूर्वज क्या किए, उसका उपयोग किए, काफ़ी मात्रा में उसका दोहन किए, इसलिए क्या हुआ वो समाप्त हो गया, ठीक है। हालांकि आज भी है लेकिन बहुत कम मात्रा में है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में है। तो ये बताइए, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगा कि जो वैसा संसाधन जो एक बार उपयोग करेंगे उसका उपयोग दोबारा कर लेंगे तो क्या होगा, नवीकरणीय होगा। और उसके वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद उपयोग में नहीं लाया जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन मतलब जैसे में आपके सामने है, कोई आपसे पूछे तो आप इसको समझा दीजिएगा। और ये जो है एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा जो है एग्जाम्पल जो है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। आपको जब हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे ऑब्जेक्टिव, तो आप देखिएगा कि इसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और वहीं से वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संसाधन तो पहले बनाया गया, उसके बाद से उसका उपयोग के आधार पर बनाया गया, यानी उपयोग करेंगे उसके आधार पर बनाया गया। तो दो तरह के का उपयोग करेंगे तो दोबारा उपयोग करेंगे, एक बार एगो संसाधन में जिसको एक बार उपयोग करेंगे उसका दोबारा उपयोग नहीं करेंगे। और तीसरा क्या हुआ, स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार। पहला देखे उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव, और दूसरा क्या देखे, तो दूसरा देखे क्या, दूसरा जो संसाधन था वो उपयोगिता के आधार पे था, उपयोगिता के आधार पे तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब तीसरा पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पे, तो बना दिया गया, उसका उपयोग भी कर लिया गया, अब उसको स्वामित्व यानी किसी के अधिकार में भी अब हो जाएगा, क्योंकि ये संसाधन है तो बनाया गया है ना, तो ये जब बना दिया गया तो इस पर किसी का अधिकार भी तो होना चाहिए। ये मार्कर है, मैंने खरीदा, ये मेरा अधिकार है। आपका फ़ोन है, आप खरीदे उस पर आपका अधिकार है, समझ में आया। आप बुक खरीदे हैं तो बुक आप खरीदे तो आपका अधिकार हुआ। तो इस आधार पे जो है स्वामित्व के आधार पे क्या हुआ, संसाधन को बांटा गया है। चीज़ों को समझते हैं क्या होगा। तो देखिए स्वामित्व के आधार पहले चलते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया। उपयोगिता के आधार पे यहीं पे हम लिखते हैं, देखिए उपयोगिता के स्वामित्व के आधार पे, आई मीन स्वामित्व के आधार पर ये क्या हुआ, 3 नंबर हो गया। अब इसमें क्या आता है, 1 नंबर में आता है व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। बताइएगा यदि घसीट रहा है तो बताइएगा, समझ में आएगा तो अगली वीडियो से ये भी छोड़ देंगे घसीटना भी, ठीक है। तो देखिए पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन, ठीक है। और तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन। ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये सब आपके एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। राष्ट्रीय संसाधन आप देखिएगा, जो वीडियो देखने चलिएगा, क्लास करने चलिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक को सबसे पहले आप खोल करके सामने रख लीजिएगा, ठीक है। और चौथा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय
संसाधन। एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले आता है एक स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया, तो 4 वर्गों में। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पे। तो देखिए वैसा संसाधन जिस पर क्या किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। हम आपसे बोले कि मेरा फ़ोन है, वो क्या है, मेरा फ़ोन है, तो मेरा अधिकार, ये मेरे अधिकार, मैंने हमें एक खास व्यक्ति हूँ जो क्या हुआ, सिर्फ मेरा अधिकार है इस पर। समझ में आया। वैसा व्यक्ति जिस पर खास, यानी कि वैसा संसाधन जिस पे क्या किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे में समझिएगा, जैसे में क्या होगा, व्यक्तिगत संसाधन में समझिएगा भूखंड, ठीक है। भूखंड यानी भूमि, हमारा खेत। खेत पे क्या होता है, ऐसे नहीं समाज के सभी वर्गों का अधिकार होता है, सभी लोग क्या करते हैं उसमें जुताई कर सकते हैं, अन्न क्या फसल उसमें बो सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। भूखंड, कुआं, तालाब, बगीचा, ये सब आपको बता देते हैं। भूखंड, भूखंड, बगीचा, बगीचा पर भी क्या होता है, एक खास व्यक्ति का ही अधिकार होता है। जाइएगा उसके बगीचा से फल तोड़ने तो ले मार लाठी के देगा, समझ जाइएगा चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बगीचा हो जाएगा। बगीचा के बाद क्या होगा, तालाब हो जाएगा, तालाब, तालाब हो गया, इत्यादि बहुत सारा चीज़ें है। आप समझिएगा कि वैसा संसाधन जिस पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा, ठीक है, जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा। जैसे भूखंड यानी हमारा खेत है, हमारा भूमि है, उस पर क्या सिर्फ मेरा अधिकार है। आपका खेत है, आपका अधिकार है उस पर। बगीचा है, आपका अधिकार है, ठीक है। ये बगीचा भी सामुदायिक नहीं होता है, सामुदायिक नहीं होता है, ठीक है। सामुदायिक ये बगीचा नहीं होता है। तालाब सामुदायिक नहीं होता है, ठीक है। नहर वगैरह है, ये तो आप समुद्र वगैरह उसमें जाकर के वो सामुदायिक होता है, उसमें जाकर के आप क्या करते हैं, मछली मार सकते हैं, कुछ भी अपना जो भी क्रियाकलाप है वो कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, यानी व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत तो समझ गए कि वैसा संसाधन जिस पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार हो, किसी एक व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में वह एक व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं, या वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। और आते हैं सामुदायिक संसाधन, समझिएगा। सामुदायिक संसाधन होता है वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, लेकिन उस संसाधन का उपयोग जो है समाज के सभी वर्गों के लिए किया जाता है। यानी समाज के सभी वर्ग उसका जो है लाभ उठाते होंगे, यानी उसका जो है कहने का मतलब कि उसका सभी लोग उसका उपयोग करते हैं। किसी खास व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में होगा, लेकिन उसका उपयोग जो है सिर्फ एक सब लोग करेंगे, उसका अधिकार सिर्फ एक आदमी के होगा। जैसे स्कूल को देखिएगा, स्कूल में क्या होता है कि एक प्रिंसिपल होता है, यानी किसी एक का अधिकार क्षेत्र में होता है, उसका देख रेख किसके पास होता है, प्रिंसिपल के पास होता है। तो स्कूल हो गया। स्कूल के बाद बात करें तो मंदिर हो जाएगा। मंदिर में भी क्या होगा, समाज के सभी वर्ग के लोग जा सकते हैं, सभी लोग जा सकते हैं, ठीक है। मस्जिद भी हो गया, मस्जिद ये भी क्या होगा, सामुदायिक होगा। इसमें क्या होगा, समाज के सभी वर्गों के लोग जा सकते हैं। हॉस्पिटल भी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप समझ जाइएगा कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो और उस समाज के सभी वर्गों के लिए, यानी समाज के सभी लोगों के लिए क्या हो, सुलभ हो, यानी समाज के सभी वर्ग उसका लाभ उठाते होंगे। जैसे स्कूल में देखिए किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है और उसमें सभी लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। मंदिर के पुजारी भी एक होता है, उसका देख रेख करते हैं, और क्या होता है, सभी लोग उसमें जाते हैं पूजा करने के लिए, अर्चना पूजा जो भी चीज़ें करने के लिए जाते हैं। मंदिर में भी मस्जिद में भी क्या होता है, एक मौलाना साहब होते हैं, उसका देख रेख करने के लिए, और उसमें क्या होता है, सभी लोग जाते हैं। हालांकि हिंदू मुस्लिम सभी लोग जाते हैं उसमें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये वैसा संसाधन है जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार, लेकिन क्या है, इसका उपयोग सभी लोग कर रहे हैं, वे क्या होगा, सामुदायिक संसाधन होगा। बताइए, ये इतना सा बात है, छोटा सा बताइए, समझ गए हैं या नहीं? समझ गए हैं तो चैट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति, कौन बच्चा कमेंट किया है कि हमको समझ में आया कि किसी का प्रॉब्लम भी किसी को क्रिएट हुआ कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हम जरूर वहाँ पे देखेंगे। आप समझिए, आपका काम है कि क्या क्वेश्चन क्रिएट कर देना। क्वेश्चन आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, ये चीज़ आपको समझाइए, आपको जरूर समझाएंगे, ठीक है। और देखिए, समझते हैं राष्ट्रीय संसाधन में। तो वैसा संसाधन, समझिएगा, वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है क्या करती है, नियंत्रण करती है।
तो कानूनी तौर पर देश के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। कानूनी तौर पे वैसा संसाधन, कानूनी तौर पे राष्ट्र या देश के अंतर्गत सभी उपलब्ध वैसा संसाधन, तो ये क्या हुआ, कहने का मतलब हमारा भूमि है, ठीक है, भूखंड है, हमारा भूमि है, भूखंड है, तो वो क्या हुआ, देश के अंतर्गत आया, यानी वो अंदर आया और उपलब्ध भी है, वो देश में उपलब्ध भी है, राज्य में उपलब्ध भी है ना उपलब्ध। तो देखिएगा कैसे हुआ, तो क्या हुआ कि हमारा भूमि राष्ट्र के अंदर आया, उपलब्ध भी है उसमें, लेकिन कानूनी तौर पे देखा जाए, कानूनी तौर पे तो हम क्या करते हैं, आपका ज़मीन है, किसी का ज़मीन है, तो क्या करते हैं, रसीद कटाते हैं ना, उसको क्या करते हैं, उसको सरकार को टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, रसीद कटाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कानूनी तौर पे है। और देखिएगा हमारा भूमि है, सरकार यदि चाहे कि यहाँ से जो है सड़क निकालना है तो वो आपसे ज़मीन ले सकता है, ठीक है, ज़मीन क्या कर सकता है, वो ले सकता है आपके विदाउट परमिशन के अनुसार। यदि आपसे वो क्या मांगेगा, बोलेगा कि हमें आपके ज़मीन चाहिए, यहाँ से रोड निकालना है, आप दीजिए तो या नहीं दीजिए तो, वो तो ले लेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले से तैयार कर रखा है कि यहाँ से हमें क्या है, रोड निकालना है। क्यों, आप ही के सुख सुविधा के लिए वो रोड निकाल रहे, इसलिए आपसे लेगा, तो कानूनी तौर पे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, कानूनी तौर पे देश के अंदर आया, उपलब्ध भी है, लेकिन वो कानूनी तौर पे आपको जमीन में वो चाहेगा रोड बना सकता है, चाहे वो जो भी चीज़ है बना सकता है। यदि चलिए कि हमारे ज़मीन है यहाँ पर, अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा है, इसके नीचे पता चला उसको कि पेट्रोल निकल रहा है, खनिज निकल रहा है, तो क्या करेगा, अपना ये जो हमारा यहाँ पे बिल्डिंग बना है इसका चार्ज देगा, इतना करोड़ या फिर जो भी चीज़ें जितना पैसा आप चाहिए या फिर उससे ले सकते हो आप वो देगा, और यहाँ पर क्या खुदाई वगैरह चालू कर देगा, और यहाँ से जो है खनिज निकालेगा, पेट्रोल निकालेगा और बिकाई स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कानूनी तौर पे ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय संसाधन किसे बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। तो कानूनी तौर पे देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते, एक होता है लास्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो समझिएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है कि वैसा संसाधन, ठीक है, ऐसा संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, उससे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समझिएगा, आपसे इसको मिटाना चाहेंगे हम, इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। हम यहाँ से इसको हटाते हैं, समझिएगा इसको। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब कि वैसा संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है तट रेखा से 2 किलोमीटर के दूरी को छोड़कर। ये मानिए कि ये क्या हुआ है, तट रेखा हो गया, एक लिमिट क्या कहिए फिक्स कर दिए, यहाँ से यहाँ पे क्या कहिए 0 किलोमीटर हम लिख दिए, ठीक है। यहाँ से चले गए 200 किलोमीटर, यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या हुआ 200 किलोमीटर या एनएम, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में ये 200 किलोमीटर या एनएम देगा, 200 एनएम ऐसे करके देगा, 200 एनएम। आप ऑब्जेक्टिव में जा करके देखिएगा, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में दिया है, बिहार बोर्ड जो है ये आपको दे सकता है, तो आप घूमिएगा मत, छोड़ करके नहीं आना है। हम आपको क्यों, क्योंकि हम आपको पहले से बता दे रहे हैं, परिचित करा दे रहे हैं, ठीक है। तो किलोमीटर देगा या फिर एनएम देगा, 200 एनएम देगा या 200 किलोमीटर देगा, तो इसको आप क्या कीजिएगा, छोड़ करके नहीं आना है, बस छोड़ करके नहीं आना है। तो तट रेखा से 200 किलोमीटर चले जाइए और उसको छोड़ दीजिए, यानी इसको छोड़ दीजिए, इधर छोड़ दीजिए। अब इससे आगे चले जाइए, ठीक है। तो इससे आगे चले जाइए, अब छोड़ करके खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है, इस पर छोड़ दीजिए। और इसका कोई भी देश का कहने का मतलब है कि इसका कोई देश का जो है नियंत्रण नहीं होता है। देखिएगा बम परीक्षण करना होता है या फिर मिसाइल परीक्षण करना होता है, तो जो आबादी वाला जो होता है, जहाँ पर आबादी बसता है, वहाँ से कितने किलोमीटर दूर, यानी बहुत दूर जाकर के उसका परीक्षण होता है। या फिर आप सुने होइएगा कि समुद्र में समुद्र में क्या होता है, बम का परीक्षण होता है या फिर मिसाइल का परीक्षण होता है। क्यों, क्योंकि जो है वहाँ पर आबादी नहीं होता है, क्योंकि समुद्र के पास आबादी नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो
उधर तो बसना क्या, आबादी को बसना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वहाँ पर क्या होता है, आबादी नहीं होता है। और वैसे ही जगह पर जहाँ पर बहुत दूर तक क्या हो, कोई ना हो, वहाँ पर क्या होता है, इसका परीक्षण होता है। तो उसका जो है देख रेख कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था करता है। उसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। बताइए, इतना बस बात था, इसको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको तो आप इससे पहले आप भूलिएगा मत, ठीक है। देखिए इसका जो एनएम कहने का मतलब न्यूट्रिकल माइल, ठीक है, न्यूट्रिकल माइल, इसको आप याद रखिएगा। न्यूट्रिकल एनएम मतलब न्यूट्रिकल माइल, इसको याद रखिएगा। और एक एनएम बराबर एक, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, एक एनएम बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है, 1.852 किलोमीटर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। क्लियर, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ही सकता है, चीज़ों को आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। और एक होता है विकास के आधार पे, ठीक है। एक संसाधन हम बनाए उत्पत्ति के आधार पे, यानी उसका उत्पादन किए, तो उत्पादन में देखें जैव संसाधन अजैव हुआ। और दूसरे में आगे थोड़ा सा बढ़े तो वहाँ पर देखिए क्या, वहाँ पे क्या देखिए, उपयोगिता के आधार पे, यानी संसाधन बन गया तो उसको उपयोग हुआ, तो उपयोगिता के आधार पे अनवीकरणीय, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। और 3 नंबर में क्या देखे, स्वामित्व के आधार पे, यानी संसाधन जब बन गया तो उसको किसी का अधिकार भी होना चाहिए। तो उसमें क्या देखे, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अब देखेंगे विकास संसाधन, विकास संसाधन में कौन कौन आता है। तो चलिए ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गया होगा, इसको मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर में, चलते हैं। 4 में क्या होता है, विकास के स्तर पे, विकास के आधार पे। तो विकास के आधार पे बताइए कौन कौन सा संसाधन होता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, आपके बुक में है, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है आपके एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा जा रहा है, ठीक है। 4 नंबर में होता है, 4 नंबर में क्या होता है, स्वामित्व देख लिए विकास के आधार पे, विकास के आधार पे। तो विकास के आधार में देखिए 1 नंबर में क्या होता है, 1 नंबर में होता है, 1 नंबर में होता है संभावी संसाधन। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये देखिए आपके सीधा दिमाग में जाएगा, संभावी, संभावी संसाधन, संभावित संसाधन। देखिए 4 गो होता है, बता देते हैं चलिए। एक होता है विकसित संसाधन, 2 नंबर में होता है विकसित संसाधन, ठीक है। अभी 2 देख रहे हैं, 2 आगे देखेंगे, ठीक है। यानी 4 होता है। देखिए कौन विकास के आधार पे कौन कौन होता है, तो संभावी, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन, 4 होता है। सबसे पहले देखिए उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे 2 होता है, एक जैव और अजैव। 2 नंबर में देखिए क्या, उपयोगिता के आधार पे, तो उपयोगिता के आधार पे संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में, कौन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। 3 नंबर में देखिए स्वामित्व के आधार पे, तो स्वामित्व के आधार पे कितने वर्गों में बांटा गया संसाधन को, 4 वर्गों में। कौन कौन, तो होता है व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और विकास के आधार पे 4 वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन, तो संभावी संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन और विकसित संसाधन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, संभावित संसाधन और विकसित संसाधन। उसके बाद जो है 2 समझेंगे, कौन, भंडार और संचित कोष। समझिएगा संभावित संसाधन, तो वैसा संसाधन, क्या, वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है, जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है, ठीक है, और जिससे उपयोग में लाए जाने की संभावना हो। वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है और उसका उपयोग लाए जाने की संभावना हो। समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, हिमालयी क्षेत्र का खनिज, जैसे में हिमालय क्षेत्र का खनिज, ठीक है। समझिएगा चीज़ों को, संभावित वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है। हिमालय क्षेत्र खनिज एक विशेष क्षेत्र है ना, ऐसा तो नहीं कि हर जगह पर मिल जाएगा आपको खनिज, ऐसा तो नहीं। तो फिर खुदाई कीजिए, यहाँ पे देखिए, खोजिए, खनिज मिलेगा। अपने घर के अंदर खोजिए, खोदिए, वहाँ पे देखिए मिल रहा है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। वो किसी विशेष क्षेत्र में ही क्या होगा, मौजूद होगा। तो हिमालय क्षेत्र खनिज, हिमालय क्षेत्र का खनिज, ठीक है। वहाँ पे हालांकि ये पता लगाया जा चुका है कि हिमालय क्षेत्र के में क्या है, खनिज है, लेकिन क्या वहाँ पे उसका क्या है, वो दबा पड़ा है, उसका हम ले जाएंगे, तकनीक ले जाएंगे, निकाल लेंगे, फिर उसका उपयोग
करेंगे। समझ आया? तो वो क्या हुआ, पहले से एक विशेष क्षेत्र में मौजूद है और उसका फ्यूचर में आने वाले समय में उसका उपयोग किया जा सकता है, तो वो संभावित संसाधन होता है। क्योंकि नाम से आपको याद होना चाहिए कि वैसा संसाधन जिसको जो क्या एक विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है, उसको फ्यूचर में उपयोग बनाने के लिए यानी उपयोग में करने के लिए उसका क्या है, संभावना बनी रहती है, उसे क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन। ठीक है, इसको याद रख कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे में ये हो गया हिमालय क्षेत्र का खनिज। ठीक है, तो वैसा संसाधन लीजिएगा जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होगा। ठीक है, और देखिए हिमालय क्षेत्र खनिज जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। देखिए ये हिमालय क्षेत्र खनिज क्या है, बहुत नीचे है, बहुत गहरा है, तो इसका खुदाई करना क्या है, बहुत महंगा है और दुर्गम यानी कठिन है। तो इसलिए इसका क्या किया गया है, अभी तक विकास नहीं किया गया, हालांकि पता लगाया जा चुका है। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का विस्तार है। देखिए और राजस्थान में चला जाए और गुजरात में चला जाए तो वहाँ पे क्या है, सौर ऊर्जा भी है और पवन ऊर्जा है। तो आने वाला समय में हो सकता है कि उससे बिजली उत्पादन किया जा सके। कैसे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हवा से यानी पवन ऊर्जा से क्या करेंगे, बिजली उत्पादन करना होगा तो पवन चक्की का प्रयोग करेंगे और उससे क्या करेंगे, बिजली उत्पादन किया जा सकता है। और सौर ऊर्जा से सोलर प्लेट लगा करके बिजली उत्पादन किया जा सकता है। ये पता लगाया जा चुका है कि राजस्थान और गुजरात में क्या है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विशाल भंडार है, लेकिन इसका क्या फ्यूचर में आने वाले समय में इसका उपयोग किया जाएगा, संभावना है इसका उपयोग करने का, तो इसका पता लगाया जा चुका है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बड़ा सोलर प्लांट लगाना होगा, सोलर प्लांट बड़ा लगाना होगा तो उसमें काफ़ी खर्चा आएगा, तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा दुर्गम है, इसलिए इसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में इसका उपयोग किया जाए। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो संभावित संसाधन आपको क्लियर हो गया। तो इसमें एक और भी इसमें लिख देते हैं एग्जाम्पल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समझ आए, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। इसको कंप्लीट कर, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं विकसित संसाधन पे। विकसित संसाधन में तो ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपरांत यानी कि पता लगाया जा चुका है। कौन सा पता, अभी देखिए अभी आपको बताया कि हिमालय क्षेत्र खनिज, गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इसका पता है लगा, सर्वेक्षण हो गया यानी पता लगाया जा चुका है। सर्वेक्षण मतलब पता लगाना, तो पता लगाया जा चुका है। विशेष क्षेत्र में क्या है, हिमालय क्षेत्र में क्या है, खनिज है, राजस्थान गुजरात में क्या है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विस्तार है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपरांत हेतु यानी कि सर्वेक्षण कर दिया गया, पता लगाया जा चुका है, गुण मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पे निर्धारण हो चुका है। लेकिन ये पूर्व में कहा गया है, अब क्या कहा गया है कि इन संसाधन का विकास जो तकनीकी के द्वारा किया जाएगा, तकनीकी के सहारे जो है किया जाएगा। समझिएगा, विकसित संसाधन वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो गया है, पता लगाया जा चुका है मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर, और ये पूर्व में बताया जा चुका है कि इसका जो है विकास जो है तकनीकी के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है, और संभाव्यता पर यानी विकास तकनीकी और उनकी संभाव्यता यानी संभावना होगा तब। ऐसा नहीं है कि हम कोई संसाधन क्या है उसका उपयोग करने की संभावना नहीं है, तकनीक ले गए और कर दिए, तो वैसे क्या होगा, नहीं होगा। विकास तकनीक यानी जो विकास कर गया है तकनीक, तो इससे क्या हो, सौर ऊर्जा से पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन करना, तो तकनीक ले जाएंगे सोलर प्लेट और पवन चक्की, तो बिजली उत्पादन कर लेके उसका संभावना होगा तब भी। यहाँ पे बताया जा चुका है, आपको बता रहे हैं कि विकास तकनीक और संभाव्यता पर निर्भर करती है। कौन, तो विकसित संसाधन। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं, आप डिफिनीशन को आप नोट कर लीजिएगा। वैसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपरांत मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर हो चुका है और यह पूर्व में बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीकी एवं संभाव्यता पर निर्भर करता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगला आता है भंडार संसाधन। इसको मिटाते हैं यहाँ से, संभावित संसाधन हो गया, विकसित संसाधन हो गया। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर, और 3 नंबर देखते हैं क्या, 3 नंबर क्या है, भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन कहने का मतलब क्या, आपसे हम बोले कि आपके पास पैसों का भंडार है,
तो इसका मतलब अब क्या समझे, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप पहले से बचा करके रखे हुए हैं, ठीक है। भंडार संसाधन, समझिएगा चीज़ों को, भंडार संसाधन। तो वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं और मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं उसे क्या बोलते हैं, भंडार संसाधन। वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होता है और वो क्या मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे क्या बोलते हैं, भंडार संसाधन। कोई भी संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध, तो आप देखें ना क्या जल संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है, पर्यावरण में है। वनस्पति, पेड़ पौधा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये भी तो उपयोग किया जा रहा है, तो पर्यावरण में है और उसका उपयोग क्या मनुष्य करता है, यानी कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे क्या बोलते हैं, भंडार संसाधन। क्लियर। वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी चीज़ है, वन, जीव, जंतु, जो भी चीज़ है पर्यावरण उपलब्ध है और मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। समझ में आया, इतना बस बात था। और एक 4 नंबर में आता है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन, बताइए, संचित कोश संसाधन समझिएगा। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है। वैसा संसाधन जो भंडार संसाधन के ही अंश है, तो भंडार संसाधन कौन है, तो वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हो और मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो, ठीक है। तो सेम वही बोल रहा है संचित कोश संसाधन के। वास्तव में ऐसे संसाधन क्या होते हैं, भंडार संसाधन के अंश है जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है। अभी हमने आपको बताया भंडार संसाधन में क्या बताया कि वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपरांत मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पे किया गया, और पूर्व में बताया गया विकास तकनीकी और संभाव्यता पर निर्भर करता है, यानी इसके द्वारा हम लोग इसके बिना हम नहीं कर सकते। तो सेम वही बता रहा है यहाँ पे संचित कोश में भी कि वैसा संसाधन जो भंडार संसाधन के अंश है, भंडार संसाधन के अंश है जिससे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोगी बना सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संचित कोश संसाधन। बस ये चीज़ था, थोड़ा सा इसको आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखें, संसाधन का वर्गीकरण। आपको फिर से एक बार बता दें, उसको आप याद कर लीजिएगा। आप बुक में है, ठीक है, बुक में से आप लिख लीजिएगा। हम आपको बताए हैं वहाँ से भी आप लिख, सुन करके भी आप लिख लीजिएगा। तो संसाधनों का वर्गीकरण, तो संसाधनों को चार वर्गों में बांटा गया है। तो ये क्या, उत्पत्ति के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम लोग देखे थे उपयोगिता के आधार पे, तो भी उपयोगिता के आधार पर भी 2 वर्गों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। 3 नंबर में हम देखे थे स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 4 वर्गों में बांटा गया है। और लास्ट हम लोग क्या देखे थे 4 नंबर में, विकास के स्तर पर, विकास के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन, तो संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोश संसाधन। ये चीज़ें था, आपको क्लियर हो गया होगा। और उम्मीद करता हूं कि आप क्या होंगे कि इससे सेटिस्फाइड हो गएंगे, इसमें जो है आपको किसी प्रकार को डाउट नहीं होगा। और यदि डाउट हो भी गया होगा तो कोई बात नहीं, हम है ना कमेंट करके बताइए, कहीं भी दिक्कत होगा हम आपको जो है ज़रूर आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप समझ गए हैं अच्छा से, क्या इसके जो हमारे चैनल के माध्यम से, ज्ञान वर्षा के माध्यम से आपको अच्छा जो है नॉलेज मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वरना आपकी मर्जी, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अंत में यही बोलूँगा कि आप शेयर थोड़ा कर दीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर थोड़ा सा हमारे और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो थोड़ा हमारा क्या होगा कि मोटिवेशन, हम क्या होंगे कि और भी हमें लगेगा कि हमें क्या होगा, वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों का मदद करना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा, मेरा भी हौसला क्या है मजबूत होगा और इससे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको भी लाभ मिलता चलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।